जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं। जो खान सर के द्वारा जो 72वें बीपीएससी का वो टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे। फुल लेंथ टेस्ट नंबर आपका 31 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपका ये पार्ट 1, अब पार्ट 2 के थ्रू आपका ये वीडियो कंप्लीट कराया जाएगा। आज आपका पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विद व्याख्या के साथ में। और हाँ, एग्जाम अभी स्थगित कर दिया गया। अब नेक्स्ट जैसे अपडेट मिलेगा आप लोग को जरूर हम बताएंगे। अब वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा। स्पीड वीडियो को थोड़ा सा स्पीड जो होता है बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए देखिए, पहला नंबर प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग नए हैं भी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 1 आपका क्या बोल रहा है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ऊपर देखे कथनों में से कौन कितने सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में आपका बोल रहा है, इसमें केंद्रीय करों का विभाज्य पूल में राज्यों का ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखा। क्या आपका 16वें वित्त आयोग के संबंध में कथन 1 आपका सही है? तो बोलिएगा कथन 1 भी जी भी है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में, इसमें 36 हस्तांतरण जिसे राजस्व के बंटवारे के लिए जीडीपी के योगदान नाम का एक नया पैमाना शामिल किया गया है, जिसे 10% वेटेज दिया गया है तथा इसके कर और राजकोषीय प्रयासों वाले पैमाने की जगह ली। जो कि कथन 2 आपका सही है या फिर गलत है 16वें वित्त आयोग के संबंध में? तो बिल्कुल आपका बोलिएगा सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा नंबर पर जाता है कथन 3 पर। देखिए इसमें से 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय घाटा अनुदान और क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों को पूरी तरह से बंद कर दिया। जो कि कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। तो 16वें वित्त आयोग के संबंध में तीनों कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए 2 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित वित्तीय सीमा में बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित वित्तीय सीमा में बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में, क्रेडिट तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ कर दिया गया है। जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में देखिए आपका है, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए लोन के लिए संबोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लोन की सीमा बढ़कर 5 लाख कर दी गई थी। जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर कौन सा है? केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित वित्तीय सीमा में बढ़ोतरी के संबंध में दोनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए इसको क्या करना है, हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में क्या है? सूची 1 में आपका समितियां आयोग है। सूची 2 में आपका मुख्य कार्य या उद्देश्य है। बताइए एक में आपका है, एक में क्या है? न्यायमूर्ति पीपी नवलेकर समिति। चलिए मिलान कीजिए, इसका किस में हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा आपका अवैध, दो में हो जाएगा अवैध अप्रवासन से उत्पन्न होने वाला अप्राकृतिक जनसंख्या के परिवर्तनों का अध्ययन करना। ध्यान में रखिएगा। अब बी का आपका किस में है? तो बी का आपको हो जाएगा ए में हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलान कर देते हैं भैया, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना छोटा कर दिया उतना समझ में नहीं आ रहा है। ये 4 का आपका हो जाएगा 3 में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए सालाना एफडीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है था? बताइए अंतर्प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? सबसे बड़ा देश आपका कौन स्रोत देश कौन सा था? तो ये आपका था सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए उद्योग के आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 2025 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष निवेश करने वाला देश बना रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। सॉरी 5 नहीं, कोई बताइए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6
NFHS6 के परिमाणों और संरचना के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 के परिमाणों और संरचना के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कथन ए में राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर के TFR के जारी गिरावट आई और इन प्रतिस्थापन स्तर नीचे गिरकर 1.8 हो गई। क्या आपका सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए दो में देखिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की स्टेटिंग उम्र के हिसाब से कम लंबाई की दर 35.5 से घटकर 29.3 हो गई है। ये आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका इसमें से पहले ट्रैक किए जाने वाले कई इंडिकेटर्स पैमाने को हटा दिया गया, जिसमें से कैंसर स्क्रीनिंग और जन्म के समय लिंगानुपात शामिल है, जिसमें कुल इंडिकेटर्स की संख्या 131 से घटकर 101 हो गई है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। ध्यान रखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के परिमाणों और संरचना के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है, 1 आपका गलत था। 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। बताइए UNDP और OPHI द्वारा संयुक्त रूप से जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दिमाग से गया समझ लीजिए क्वेश्चन में चला जाएगा। देखिए एक में कि यह 3 समान वाले मुख्य आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी का मूल्यांकन करता है, जो कि बिल्कुल आपका एक सही है। 2 में आपका है कोई व्यक्ति भारत संकेतक में 15% या उससे अधिक वंचित है तो उसे बहुआयामी गरीबी माना जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बैंक खाते में ओनरशिप उन स्टैंडर्ड्स ग्लोबल इंडिकेटर्स में से एक है जिनका इस्तेमाल UNDP जीवन स्तर का आकलन करने के बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए 3 भी आपका बिल्कुल गलत है, तो आपका 6 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका सही है, केवल 1 आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। बढ़ते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कुल प्रस्तावित लक्ष्य क्या है? बताइए प्रस्तावित लक्ष्य आपका क्या है? तो बताइए क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की कुल प्रस्तावित लक्ष्य क्या रखा है? तो आपको 62,500 किलोमीटर ये आपको प्रस्तावित लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी। इस चरण का मुख्य लक्ष्य 62,500 किलोमीटर की हर प्रकार के मौसम के अनुकूल ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए भारत के 8 कोर उद्योग सूचकांक ICI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए भारत के 8 कोर उद्योगों के सूचकांक ICI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग बता दीजिए। देखिए तो कथन 1 में आपका है सूचकांक में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादकों का वोटेज सबसे अधिक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका सूचकांक में उर्वरक का वोटेज सबसे कम है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। 3 में आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के वोटेज में 8 मुख्य उद्योग का हिस्सा ठीक 50% है, ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा भारत में 8 करोड़ उद्योग के सूचकांक के संबंध में कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 आपका गलत है। तो 1, 2 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए हाल ही में लॉन्च किए गए नेशनल हेल्थ क्लेमेक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है सो आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम व निर्धारित इंटर ऑपरेबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज एक डिजिटल गेटवे है जिसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है।
कथन एक में देखिए, देश का कुल वन और वृक्ष अनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। क्षेत्रफल का हिसाब सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में सबसे अधिक वन क्षेत्र मिजोरम में पाया जाता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। देखिए मिजोरम में आपको कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपको 85.34% पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए वर्ष 2026 में भारत की वैश्विक रैंकिंग से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए वर्ष 2026 में भारत की वैश्विक रैंकिंग से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका एक सेकंड उपयुक्त में से कितने सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। देखिए कितने सुमिलित, देखिए एक में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के 157वां, क्या आपका सही सुमिलित है, तो बोलिएगा जी भैया बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। क्या था आपका, ध्यान से सुनिएगा। देखिए रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में से यह 6 पायदान नीचे खिसककर 157वें स्थान आ गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रेस, तो ऐसा भी तो भैया मीडिया आपका 157 नंबर पर ही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आपका भारत कौन सा स्थान पर है, तो विश्व खुशहाली में आपका है 116वां स्थान पर, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही सुमिलित। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 कौन सा देश पे है, तो ये आपका बोल रहा 10, लेकिन ये आपका सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सुमिलित नहीं है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत में कई वर्षों में पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गया है और वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान से गिरकर 23वें स्थान पर आ गया है, ये आपका 23वां स्थान पर आ गया है, ध्यान रखिएगा। बताइए हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2026 90वां, जो भी आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए ये 90वां नहीं हो जाएगा, ये 80वां हो जाएगा। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन सुन लीजिए तो समझ में बढ़िया सा आएगा। देखिए हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 80वीं थी, जिसके चलते 56 देशों ने बिना वीज़ा या वीज़ा व अनाइवरल के माध्यम से यात्रा की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा सुमिलित है, 1 और 2 सुमिलित है, तो इसका सही उत्तर के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 युग्म सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में नियुक्त जजों के उन क्वार्टर जहां सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त, चलिए आते 12 नंबर प्रश्न पर। उससे पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ा क्योंकि गया था पंखा चालू करने के लिए, बहुत भारी मच्छर काट रहा है यहाँ पे। बताइएगा देखिए 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में नियुक्त जजों और उन हाई कोर्ट जहां वे सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति से ठीक पहले चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे, इन युग्मों पर विचार कीजिए। जस्टिस सील नागू पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, क्या आपका इससे सही सुमिलित है, ठीक है, क्या आपका ये सही सुमिलित है, तो आपको बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही सुमिलित है। जस्टिस संजीव सचदेवा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, क्या आपका ये सही सुमिलित है, तो ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए न्यायमूर्ति सचिव सचदेवा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, न कि जम्मू कश्मीर के, ध्यान रखिएगा, और लद्दाख हैं। देखिए जस्टिस अरुण पल्ली, क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, क्या आपको ये सही सुमिलित है, तो 3 भी आपका सही सुमिलित नहीं है। देखिए न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च मुख्य न्यायाधीश है, न कि मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिए। देखिए इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर, क्या है चंद्रशेखर बम्बई हाई कोर्ट, क्या आपका 4 सुमिलित है, 4 आपको बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 सुमिलित है। तो इसमें बोला यू में कितने सुमिलित हैं, तो 1 और 4 सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। थोड़ा सा बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें सारे शामिल किए हैं इस बार। बताइए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिएगा, एक में आपका क्या बोल रहा है, यूपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक वैकल्पिक पेंशन योजना है। क्या आपका एक सही है? तो बिल्कुल एक आपका सही सुमेलित है। देखिए, यूपीएस के सेंसरवेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। क्या दो आपका सही सुमेलित है? तो दो आपका बिल्कुल गलत है। धनलक्ष्मी 3 में अगर कर्मचारी केंद्र सरकार दोनों ही बेसिक पे और महंगाई भत्ते 20-20 योगदान करते हैं, जो कि 3 भी आपका बिल्कुल गलत है। 4 में केंद्र सरकार में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को नौकरी शुरू के 30 दिनों के भीतर यूपीएस का विकल्प चुनना होगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कथन 1 सही है और 4 आपका सही है। 1 और 4 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से ये सब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा भैया। बहुत एकदम हार्ड क्वेश्चन और बहुत एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन सेट किए हैं इस बार। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो बताइए कौन सा योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो ये आपका है एनसीआर के पुराने ज़्यादातर प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को बदलने में मदद करना। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की। थोड़ा सा फास्ट निकलेंगे भैया। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा। अब वीडियो को 1.15x पे देखिएगा। हम पहले बोल रहे भैया स्पीड वीडियो को बढ़ा लीजिए, हम शुरू में बोले थे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाई भी कीजिएगा, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो भैया आपका भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा ना। तो स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान MOHUA और किस अन्य केंद्रीय मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में आयोजित किया गया था? बताइए, स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान महुआ और किस अन्य केंद्रीय मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में आयोजित किया गया था? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपका जो है सो किया गया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। चलिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिलाने करने में तो सिर्फ मज़ा आता है उसमें। चलिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना छोटा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए बताइए, सूची 1, सूची 1 में क्या सेक्टर, सूची 2 में है 2026 में भारत की रैंक। देखिए, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अर्थव्यवस्था का आकार ये आपका चौथा हो जाएगा। दूध उत्पादन में ये आपका पहला हो जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन में विनिर्माण में, तो मोबाइल फ़ोन के विनिर्माण में आपका कौन सा हो जाएगा? तो मोबाइल फ़ोन के विनिर्माण में आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा। देखिए, योजना बदलने मतलब इसमें विश्व का दूसरा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। बताइए, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या बोल रहा है, ये सर आपका सेक्टर हो गया, और ये सर आपका हो गया 2026 में भारत की रैंक आपको कौन सा है ये आप लोग को बताना था। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर किस देश का दूतावास आधिकारिक तौर पर कैपेसिटीज कार्यक्रम को फंड देता है? किसको आपका ये फंड देता है? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो किस भारतीय रिपोर्ट्स टीम ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचा है? कौन सा टीम आपका इतिहास रचा है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम आपका रचा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, किस भारतीय स्पोर्ट टीम ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचा है? तो भारतीय महिला टीम आपको बनकर इतिहास रचे हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइए, पुरस्कारों और उनके विजेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए, पुलित्जर पुरस्कार 2026 क्या सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद क्या आपका सही सुमेलित है? बताइएगा, क्या आपका सही सुमेलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। बताइए, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 दक्षिण एशिया क्या सोमा मंडल
क्या आपका ये सही सुमेलित है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 अभिलाषा बराक, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 4 में आपका है सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत सुमात्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव, ये भी आपको बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। ये सारा आपका पुरस्कार हो गया और ये सारा आपका विजेता हो गए, ध्यान रखिएगा। पुरस्कारों और उनके विजेता कौन कौन है ये आप लोग को बताना था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चारों युग्मों का सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो विस्तार वृक्ष समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, विस्तारित वृक्ष समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका ध्यान रखिए, दुनिया का 40% से ज़्यादा आबादी, बिल्कुल आपका सही वृक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद आपका हो जाएगा दुनिया के जीडीपी का 50% से ज़्यादा हिस्सा, बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका दुनिया का कच्चे तेल में उत्पादन का लगभग 43% हिस्सा, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर स्ट्राइप्ड टाइगर को अपनी राजकीय तितली घोषित किया है। किसको आपका राष्ट्रीय तितली को घोषित किए हैं? तो ये आपके किए हैं, ध्यान रखिए, चंडीगढ़ की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जनवरी 2026 में चंडीगढ़ राज्य के वन्यजीव बोर्ड आधिकारिक तौर पर धारीधार टाइगर को केंद्र शासित प्रदेश के राज्य तितली घोषित किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। हाल ही में जारी UDISE प्लस 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल शिक्षकों की कुल संख्या ने पहली बार किस महत्वपूर्ण आंकड़ों को पार किया? किसको का महत्वपूर्ण आंकड़े को आपका पार किया? तो 1 करोड़ आपका पार किया, ध्यान में रखिएगा। देखिए, हाल ही में जारी किए गए यूनिफाइड इंडस्ट्रीज फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर 1 करोड़ से अधिक स्कूल शिक्षकों को दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या है? सूची 1 में आपका क्रांति है, सूची 2 में आपका संबंधित उत्पादन है। चलिए मिलान करना है। सूची 1 में क्या आपका क्रांति ये सारा है, इससे संबंधित आपका उत्पादन है। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, इस ई क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोग को नहीं पता होगा तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा एकदम। नीली क्रांति आपको किससे संबंधित है? तो आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो आपका बागवानी और शहद से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपका दूध क्रांति से संबंधित, पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4 कहाँ है? तो 1 2, देखो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। थोड़ा फास्ट निकलेंगे भैया, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा एकदम से। बताइए, PM सेतु योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन संस्थानों में से 1000 से आधुनिक स्किलिंग हब में अपग्रेड करना है? मतलब PM सेतु योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस संस्थानों में से 1000 को अधिक आधुनिक स्किलिंग हब में अपग्रेड करना है? तो आपका केंद्रीय विद्यालय को करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनल अनुमानों के अनुसार 2024-25 में भारत के कुल अनाज का उत्पादन कितना था? तो 2025 में आपका कुल उत्पादन आपका कितना था? तो ये आपका था 257.7 मिलियन टन थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, किस संगठन ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज बनाया, जिसे दिसंबर 2025 में वाराणसी में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया? ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, ध्यान रखिएगा। जैसे थोड़ा सा सोल्यूशन सुनते होंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाता होगा क्वेश्चन, है ना भैया। 27 नंबर प्रश्न बताइएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के लिए घोषित आधिकारिक थीम क्या थी? तो आधिकारिक थीम आपका क्या थी? तो आपका विज्ञान में महिलाएं विकसित और भारत को उत्प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विज्ञान में प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का आधिकारिक विषय विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर।
बताइए सम्राट सम्प्रति संग्रहालय किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए सम्राट संप्रति संग्रहालय किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए आ गया मेरा फेवरेट क्वेश्चन। बताइए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी, आरबीसी या आरसीबी ने आईपीएल 2026 के फाइनल में किस टीम को हराकर जीता था? बताइए किस टीम को हराया था? ये गुजरात टाइटंस को हराए थे, ध्यान रखिएगा। जो कि गुजरात आरसीबी जो है लगातार 2 बार आपका आईपीएल इस बार जीते हैं। 2025 में भी वही जीते हैं, 2026 में वही भी जीते हैं। अब देखिए हो सकता है 2028 में भी, 2027 में भी आरसीबी ही जीते। बताइए राज्य स्तरीय कृषि मशीनीकरण प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? बताइए राज्य स्तरीय कृषि मशीनीकरण प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? आपका पटना में किया गया था, ध्यान रखिए। किस शहर में किया गया था? तो आपका पटना शहर में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। चलिए मिलान करने वाला है, मिलान करते हैं। सूची वन में आपका है पादा फार्मोन और कार्य। बताइए ऑक्सीजन का आपका क्या कार्य है? बताइए ऑक्सीजन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का आपका कार्य हो जाएगा यह स्टूब में कोशिका विभाजन और लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। जबरेलिन्स, जबरेलिन्स का आपका क्या कार्य है? तो जबरेलिन्स का आपका कार्य ध्यान रखिए, यह बीज की सुप्तावस्था को समाप्त करता है और बीज का अनुकरण को बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 3 में हो जाएगा। बताइए साइटोकाइनिन से, साइटोकाइनिन से आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा 4 में। यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। देखिए एब्सिसिक एसिड ये आपका हो जाएगा बीज में सुप्तावस्था को बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए तापमान बढ़ने पर कणों को वाष्प अवस्था में आने के लिए पर्याप्त मिल जाती है? क्या मिलती है? गतिज ऊर्जा मिलती है, द्रव्यमान मिलती है, घनत्व मिलती है, स्थितिज ऊर्जा मिलती है। क्या मिल जाती है? तो आपका गतिज ऊर्जा मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए तापमान बढ़ने पर कणों को वाष्प अवस्था में आने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। कवक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कवक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सही है? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, शुरू से देखते हैं कौन सा सही है। कवक एक स्वपोषी है, बिल्कुल आपका गलत है। कवक एक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, बिल्कुल आपका गलत है। कवक केवल अलैंगिक जीवाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बिल्कुल आपका गलत है। कवक विषमपोषी जीव होते हैं और अपघटित होते कार्बनिक पदार्थों के पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। हम सोचा अभी तो कथन निष्कर्ष वाला आया नहीं को क्वेश्चन। देखिए अभिकथन 1 में है कारण आर है। देखिए अभिकथन 1 क्या में है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दिखा सकती है, इसे रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम हो जाता है। क्या आपका अभिकथन 1 सही होगा? तो अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कारण आर में जीएम फसलों ने मनचाहे गुणों लाने के लिए खास जीन कृत्रिम रूप में डाले जाते हैं। क्या कारण आर सही है? तो कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। देखिए ए और आर दोनों आपका सही है, लेकिन आर ए आपका की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइए डिपोजिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? डिपोजिशन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? देखिए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में बदलना, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर है। देखिए डिपोजिशन एक ट्रांजिशन है जिसका कोई पदार्थ बीच की तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस ठोस में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइए बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोग्राम्स सेल डेथ, सेलुलर और मोलिकुलर कंट्रोल, इनमें से क्या कहा जाता है? बताइए इनमें से आपको क्या कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है, देखिए एप्सोसिस कहा जाता है, एप्स्टोसिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 37वां प्रश्न बताइए सोडा वाटर जैसे एरेटेड ड्रिंक्स में कौन सी गैस
विलय के रूप में मौजूद होती है? बताइए। सोडा वाटर जैसे एरेटेड ड्रिंक्स में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है? तो कौन सा मौजूद है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका मौजूद होती है, ध्यान में रखिएगा। सोडा वाटर जैसे लालित पेय में कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो विलय के रूप में घुली होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। चलिए बताइए, कथन एक है, कथन दो है। कथन एक है, कथन दो है। देखिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। कथन एक तो भैया आपका बिल्कुल हमको तो सही लग रहा है, कथन एक आपका बिल्कुल सही, वही ना, कथन एक आपका बिल्कुल सही। कथन दो में आपका पिचर प्लांट जैसे कीटवच्छी पौधों प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन अपने पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करने के लिए कीड़ों को पकड़ने पर निर्भर रहते हैं। क्या कथन दो सही है? तो कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा जगह? तो कथन एक और दो आपका दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं भैया। यहाँ तक आए तो प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 तक गिनेगा, मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिए। चलिए 39 नंबर प्रश्न बताइए, मानव शरीर में नेफ्रॉन को एक कुशल फल्टीरिंग इकाई क्यों माना जाता है? बताइए, मानव शरीर में नेफ्रॉन को एक कुशल फल्टीरिंग इकाई क्यों माना जाता है? फल्टीरिंग इकाई आपको क्यों माना जाता है? तो ये आपका यह खून को फिल्टर करता है और काम चीज़ों को पुनः शोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। इनमें से कौन सा दवा को गिद्धों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है? इनमें से कौन सी दवा को गिद्धों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है? तो ये आपका डिक्लोफेनाक आपका माना जाता है, ध्यान रखिए। ये दवा जो है इसके कारण सबको गिद्धों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है, यही दवा के कारण, ध्यान रखिएगा। दवा का नाम क्या है? डिक्लोफेनाक है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प जानवरों का व्यवहार के प्रकार और उसके उदाहरण का सही मिलान करें? बताइए। नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है, क्या स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या आपका सही सुमिलित है? बताइएगा, क्या आपका सही सुमिलित है? तो आप लोग बोलिएगा जी भैया बिल्कुल आपका सही सुमिलित हैं। दो में आपका सर्दियों के दौरान पक्षी गर्म इलाकों की ओर उड़ जाते हैं, प्रवासन क्या आपका सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित हैं। ट्रेनिंग के बाद कमांड पर बैठा कुत्ता क्या रिफ्लेक्स बिल्कुल आपका गलत है। दीपक निकालने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करता हुआ एक चिंपैंजी क्या सीखा हुआ व्यवहार क्या आपका 4 सही है? तो बताइएगा, क्या आपका 4 सही है? तो 4 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 आपका सुमिलित है। तो 1, 2, 4 आपका कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद नहीं रखिएगा भैया, और खुद से भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर तो कहानी खत्म है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर मापी गई पल्स रेट आमतौर पर होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर मापी गई पल्स रेट आमतौर पर होती है। तो आमतौर पर आपका क्या होती है? तो आमतौर पर आपका हार्ट रेट बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइए, कार्बन फाइबर निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कार्बन फाइबर के निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए विशेषताओं को सही बताइए। कौन सा आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, ए में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खिंचाव सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका यह ऊष्मा का कुचालक है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिएगा, ये कार्बन फाइबर वास्तव में ऊष्मा यानी बिजली का सुचालक है, क्योंकि बिजली का सुचालक है, ये कुचालक नहीं सुचालक है। यह रंग या जंग रोधी है, बिल्कुल आपका सही है। इसका स्ट्रेंथ टू वेथ रेशियो मजबूत और वजन का अनुपात ज़्यादा होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कार्बन फाइबर के संबंध में कथन 1, 3 और 4 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइए, कोलाइडल घोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? किसके बारे में? कोलाइडल घोल के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में कोलाइडल एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए, कोलाइडल 1 बिलियन देखने के लिए समांगी लागत है, लेकिन वास्तव में ये एक विषमांगी मिश्रण है। देखिए, कोलाइडल कणों
को नंगी आंखों से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो बिल्कुल आपका सही है। ये तो आपका सही है, गलत नहीं है। कोलाइडल स्थिर रहते हैं और लंबे समय तक रखे जाने पर नीचे नहीं बैठते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। 4 में आपका कोलाइडल कणों को साधारण फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। कोलाइडल कण प्रकाश के बिखरने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कोलाइडल घोल के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? गलत आपका 1 है और 4 है। 1 और 4 आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि हमें हर 10 क्वेश्चन पे आप लोग को सब्सक्राइब करने बोलेंगे, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया। आप लोग कैसे नहीं कीजिएगा, देखते हैं हम कैसे नहीं कीजिएगा। इतना भाई की तरह भैया रिक्वेस्ट करते सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है बताइए। देखिए, मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मुख्य रूप से कहाँ होता है? बताइए, मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है। कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है। कल ही हम ये क्वेश्चन आप पढ़े थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। तो इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को कौन सा प्रदर्शित करते हैं? तो ये आपका दूध को करते हैं और आपका स्टार्च का घोल को करता है। बाकी चीनी का घोल का आपका नहीं करते हैं, सोडियम क्लोराइड का घोल का आपका नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किसको किसको करता है? तो दूध और आपका स्टार्च का घोल को करता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए, इंसानों में सांस लेने की प्रक्रिया को नियमन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? क्या बोल रहा है? सही नहीं है। किसके बारे में? इंसानों में सांस लेने की प्रक्रिया के नियमन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बताइए, शुरुआत हम लोग शुरू से देखते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, मड्यूला अल्बो क्या अल्बोगोटा श्वसन को अल्बोगाटा मेडुला अल्बोगाटा श्वसन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपका एक सही है? तो बिल्कुल आपका सत्य है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के बारे में ये बोल रहा है कि आपका ये सही है, ये आंसर के क्वेश्चन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि सांस लेने की गति तेज हो जाती है। क्या आपका ये सही है? तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, लेकिन यहाँ बोल रहा कौन सा सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से सांस लेने की दर का असर पड़ता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। ध्यान रखिएगा। डी में देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया मस्तिष्क से मिलने वाले संकेतों से स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होती है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इंसानों में सांस लेने की प्रक्रिया के नियमन के संबंध में एक सही है, बी सही है, सी भी सही है, लेकिन इसमें बोल क्या रहा था कौन सा आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। तो इनमें से किसी मानव शरीर के लिए आवश्यक नेक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। किसको कब वर्गीकृत नहीं किया गया है? ध्यान रखिए, आयरन को वर्गीकृत नहीं किया गया है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आहार संबंधी खनिजों के संदर्भ में आयरन के माइक्रो न्यूएंट्रिएंट यानी कि खासकर ट्रेन मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ना कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो मिनरल के रूप में, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग फिर से भी देख सकते हैं भैया, थोड़ा पीछे करके भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपको कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। बताइए, इनमें से कौन सी विशेषता कंकालीय पेशी उत्तक नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी विशेषता कंकालीय पेशी उत्तक आपका नहीं है? तो ये आपका कौन सी नहीं है? तो आपका वे बिना सचेत नियंत्रण में के सिकुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अरे कौन सा इसमें बोला कौन सा उत्तक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, बाकी ए बी और डी आपका बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। बताइए, सिंथेटिक डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर बनाने में आमतौर पर किन किनों पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, सिंथेटिक डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर बनाने में आमतौर पर किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है? किन पदार्थों का आपका इस्तेमाल किया जाता है?
तो सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट का आपका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कल ही इसको हम पढ़े थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। बताइए, इंसानों में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? इंसानों में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। चलिए बताइएगा ना, तो बताइए। एक में बिना पचे भोजन से पानी क्या इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करता है? क्या आपका ये सही है? बताइएगा, क्या आपका ये सही है? तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन सत्य है। तो बड़ी आंत से निकलने वाले पाचक एंजाइम प्रोटीन के पाचन को पूरा करते हैं। क्या आपका कथन 2 सही है? तो कथन 2 को बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। 3 में आपका आंतों में बैक्टीरिया कुछ विटामिन बनते हैं, जिसमें से विटामिन के भी शामिल हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर देखिए, इंसानों के बड़ी आंत के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। बताइएगा, देखिए, इथेनथियोल एथिल मरकैप्टन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? एथिल मरकैप्टन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है, ये आप लोग बता दीजिए खुद से। देखिए, एक में है, यह अत्यंत अप्रिय गंध वाला एक अस्थिर, रंगीन और अत्यधिक ज्वलनशील सल्फर युक्त यौगिक है। क्या कथन है? एक आपका सही है, हुआ था भैया, इसको काटिए नहीं, काट देगा तो पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे। इसे एलपीजी के साथ मिलाया जाता है ताकि गंध के जरिए गैस का रिसाव का पता लगाया जा सके। ये आपका बिल्कुल, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिए। इसी खास गंध हाइड्रोक्सिल -OH फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी के कारण होती है। क्या ये आपका सही है? तो ये आपको बिल्कुल हमको गलत लग रहा है, हाँ बिल्कुल ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, क्या इथेनथियोल यानी कि एथिल मरकैप्टन के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, आप लोग याद करना है, 1 और 2 को याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को इसके रिलेटेड अगर आप लोग को कोई बुक चाहिए होगा, तो आप लोग प्लीज़, अगर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा बुक होगा, कोई निकाल कर आप एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, ऑनलाइन कर लीजिएगा। बताइए, इनमें से कौन सी भौतिक घटना वॉशिंग मशीन को स्पिन ड्राइंग साइकिल के दौरान कपड़ों से पानी निकालने में मदद करती है? बताइए, ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया है, आपके घर में जरूर वॉशिंग मशीन होगा, आप लोग ये इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये कौन सी भौतिक घटना वॉशिंग मशीन को स्पिन ड्राइंग साइकिल के दौरान कपड़ों से पानी निकालने में मदद करती है? कपड़ों से आपका पानी निकालने में मदद आपका कौन करती है? तो आपका अपकेंद्री बल करती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। आधुनिक भौतिकी के अनुसार सभी भौतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाली कितनी ज्ञात मूलभूत अन्योन्यन क्रियाएं हैं? ध्यान रखिए, बताइए, आधुनिक भौतिकी के अनुसार सभी भौतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाली कितनी ज्ञात मूलभूत अन्योन्यायिकाएं हैं? बताइए, कितने आपका अन्योन्यायिकाएं हैं? तो ये आपका है, ध्यान में रखिएगा, 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। देखिए, आधुनिक भौतिक ब्रह्मांड में सभी पदार्थ के ऊर्जा का व्यवहार को नियंत्रित करने वाले ठीक 4 मूलभूत बलों को मान्यता देती है। इसमें 4 को कौन कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, और प्रबल नाभिकीय बल हो गया, और आपका एक दुर्लभ बल हो गया। ध्यान रखिएगा, ये चारों बल को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की। इसका आंसर भी आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो इसका यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसको सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। तो निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। तो ऊपर दी गई राशियों में से कौन सी आपका अदिश राशि है? कौन सा आपका अदिश राशि है? ये आप लोग को मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका दबाव देखिए आपका अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। संवेग आपका अदिश राशि नहीं है, आपका सदिश राशि है। बताइए, ऊर्जा आपका क्या अदिश राशि है? तो बिल्कुल अदिश राशि है। और कार्य भी आपका अदिश राशि है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। कितना इजी क्वेश्चन था भैया, उस समय टाइम नहीं लेना है आप लोग को। बताइए, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आप टाइम लीजिएगा तो बोलिएगा कि कैसे काम चलेगा। इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना है। मतलब ब्रह्मांड के विस्तार के लिए अवलोकनात्मक प्रमाण मुख्य रूप से किस पर आधारित हैं? ब्रह्मांड के विस्तार के लिए अवलोकनात्मक प्रमाण मुख्य रूप से किस पर आधारित हैं? तो आपका डोपलर प्रभाव पर आपका आधारित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। इसे आँखें बंद करके मार दीजिएगा, ठीक बाद में। इनमें से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से बताता है
कि मल्टी एजेंट सिस्टम जटिल एआई कार्यों का निष्पादन को कैसे बेहतर बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंट किसी जटिल अनुरोध को खास सब टास्क में बांटता है और डेडिकेटर्स एजेंट पूरा करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। थोड़ा सा फास्ट में लिखेंगे भैया, खाना भी बनाने के लिए हमको भी जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। बताइए 6G टेक्नोलॉजी के विकसित के संदर्भ में इनमें से कौन सी इसकी प्रमुख क्षमताओं में से एक माना गया है। बताइए 6G टेक्नोलॉजी के विकास के संदर्भ में इनमें से किसकी प्रमुख क्षमताओं में से एक माना जाता है। इसकी क्षमताओं में से एक माना जाता है, तब देखिए कम्युनिकेशन, सेसिंग, कंप्यूटिंग और नॉन टेरेंटियल नेटवर्क को एक एकत्रित इंटेलिजेंट इकोसिस्टम में मिलाना है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। बताइए इनमें से कौन सा सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी के मौजूद चरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इनमें से कौन सा सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी का मौजूदा चरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो यह बड़े पैमाने पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह बड़े पैमाने पर वैलिडेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, साथ में इंटरफेस रेजिस्टेंस और थीलियम डेंड्राइट बनने जैसी चुनौतियां भी समाधान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बड़े पैमाने पर वैलिडेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, साथ ही यह इंटरफेस रेजिस्टेंस की थीलियम और डेंड्राइट बनने जैसी चुनौतियां भी समाधान कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 61 के। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आधुनिक मल्टी मॉडल एआई मॉडल के काम करने के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। वीडियो को हम पहले बोल रहे हैं 1.15x पे देखिएगा, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आधुनिक मल्टी मॉडल एआई मॉडल काम करने के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। सबसे अच्छी तरह से आपको कौन समझाता है, तो ये आपको समझाता है विभिन्न प्रकार का डेटा मॉडलिटीज को साझा क्रॉस मॉडल अटेंशन तंत्र माध्यम से संयुक्त रूप से निरूपित किया जाता है, जिसे समेकित से संदर्भगत समझ विकसित होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगर इजी क्वेश्चन दे देंगे तब वो तो बताइए, दे दिएगा। पटनेश्वर धाम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बताइए पटनेश्वर धाम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में है, तो बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जम्मू जिला में कहाँ है। हाँ, तो ये आपका जम्मू जिला में है, जहाँ से हम लोग अभी रहते हैं वहीं पे ये आपका पटनेश्वर धाम है। फिर 64 नंबर पर हम बताइए बिहार के किस मशहूर हस्ती को डॉल्फिन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। बताइए बिहार के किस मशहूर हस्ती को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा तो भैया आप लोग बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए नहीं जाइएगा, घर में रह जाइएगा, क्या पैसा वेस्ट कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्र कुमार सिन्हा को आपका जो है सो डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 की ओर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए एक में आपका है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। बिहार में पंचायत राज्य संस्थाओं को चुनाव बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसमें से 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान को लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहले राज्य बिहार नहीं था। 1994 में 73वें संविधान संशोधन के नए प्रावधानों के तहत चुनाव कराने वाले पहले राज्य गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त है। किसको, मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। बताइए आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माने जाने वाला केसरिया स्तूप बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइए आकार के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप
माना जाने वाला केसरिया स्तूप बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइएगा किस स्थान पे आपका स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए केसरिया बिहार स्तूप पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। लगभग 104 फीट ऊंची, लगभग 400 फीट परिधि के साथ इसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। बताइए पुरुषोत्तम दास टंडन बिहार के प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया था? बताइए कितना इजी क्वेश्चन है भैया। ये आपका 1934 में चुना गया था, ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए ध्रुव कुंडू के शहादत के बाद ध्रुव दल के गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बताइए ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्रुव दल का गठन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। जो 13 अगस्त 1942 को बिहार के कटिहार पुलिस स्टेशन में ध्रुव कांड नामक 13 वर्षीय लड़के ने बहादुरी से भारतीय ध्वज फहराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। बताइए इनमें से कौन सी किताब जयप्रकाश नारायण ने नहीं लिखी है? बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। इसमें कौन सा किताब जो है जयप्रकाश नारायण ने नहीं लिखे हैं? पहले ये बताइए कि इसमें से कौन कौन किताब जो है आप जयप्रकाश नारायण लिखे हैं, पहले ये आप लोग बता दीजिए। देखिए कौन कौन लिखे हैं, तो ये पर लिखे हैं लोक स्वराज, ये पर जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। कारावास की कहानी, ये पर जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी है। संपूर्ण क्रांति, ये भी आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा को जयप्रकाश नारायण ने नहीं लिखी है? तो कोई इंडियन डिवाइडेड, ये को जयप्रकाश नारायण नहीं लिखे हैं। तो बताइए इंडियन डिवाइडेड आपका कौन लिखे हैं? देखिए इंडियन डिवाइडेड जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी, इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी में बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो आपका ये पुर्तगाली थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जुलाई 1931 में स्थापित बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के निम्नलिखित में से कौन सा नेता नहीं जुड़ा था? बताइए जुलाई 1931 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से निम्नलिखित में से कौन सा नेता नहीं जुड़ा था? कौन नेता आपको नहीं जुड़ा था? तो ये आपका स्वामी योगानंद आपका जो है सो जुलाई 1931 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से आपका स्वामी योगानंद नहीं जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका ए बी और सी आपका ये जुड़े हुए थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी नहीं जुड़े थे, बाकी आपका ए बी सी आपको जो है सो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से आपका जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। बताइए अमझोर पहाड़ियाँ और पराइट भंडार के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? बताइए अमझोर पहाड़ियों के पराइट भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? ये आपका रोहतास जिले में स्थित है भैया, ध्यान रखिएगा। रोहतास जिले में अमझोर की पहाड़ियाँ हैं जो अपने व्यापक पराइट भंडार के प्रसिद्ध हैं, बिहार के रोहतास जिले में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। तो बिहार सरकार के प्रमुख पर्यावरण पहलों में से एक जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? कितना इजी क्वेश्चन है भैया। कब की गई थी? तो 9 अगस्त 2019 को किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 2019 को किया। देखिए जल जीवन हरियाली मिशन आधिकारिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 9 अगस्त 2019 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। इस शुरुआत के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने 3 वित्तीय वर्षों में एक सघन मिशन मोड में इस अभियान को लागू करने के लिए 24,524 करोड़ रुपये का बजट को औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। बताइए सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किस दर्रे नदी की क्रिया द्वारा बने हैं? बताइए सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से दर्रे नदी की क्रिया के द्वारा बने हैं? तो किसके द्वारा बने हैं? तो ये आपको बने हैं, ध्यान रखिए, सोमेश्वर दर्रा और भिखना ठोरी दर्रा के द्वारा और को मरवाट दर्रा, ये तीनों के कारण जो है आपका सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। या जगह आपका आखिरी प्रश्न होने वाला। बिहार का प्रशासनिक विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोल रहा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक देखिए कोसी प्रमंडल सहरसा सुपौल मधेपुरा जिले में शामिल है, ये तो आपका सही है, को काट ही नहीं सकता। बी में आपका है पूर्णिया
प्रमंडल अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले शामिल हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो आप लोग भूल ही हो गए होंगे। बिहार के प्रशासनिक विभागों के संबंध में, क्या बिहार के प्रशासनिक विभागों के संबंध में कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला शामिल है। ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बोला कौन सा सही नहीं है। बी में पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से हैं, देखिए तो आपका अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिला शामिल हैं। बताइए सहरसा प्रमंडल में कौन, मधुबनी, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले शामिल है। ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। तिरहुल प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले शामिल है, ध्यान रखिए। ये भी आपको बिल्कुल सही है। बताइए सारण प्रमंडल में आपको कौन कौन से शामिल हैं। देखिए सारण प्रमंडल में केवल 3 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, छपरा है, सिवान है और गोपालगंज है, याद रखिएगा। चलिए भैया हो गया वीडियो समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 देखेंगे हम लोग कल।